नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं अपने इस कैरियर जंक्शन पर। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पृष्ठभूमि समझा था हिंदी के विषय में कि हिंदी के विषय में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसमें भाषा विज्ञान के विषय मैंने थोड़ी सी चर्चा कर रखी थी, लेकिन जो व्याकरण वाला हिस्सा है वो व्याकरण का हिस्सा हमारे सहयोगी अध्यापक आशीष सर और कुलदीप सर देख रहे हैं। और मैं आप लोगों को इस चैनल पे जो हिंदी साहित्य है उस हिंदी साहित्य के विषय में सविस्तार रूप से आपसे हम चर्चा करेंगे, उसके विषय में आपको बताएंगे। और हम लोग काफ़ी लोगों की मांग भी थी, काफ़ी लोग कह भी रहे थे, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों की मांग के आधार पर ही हम हिंदी में आप लोगों को साहित्य वाला भाग आज से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य के प्रारंभ में आपको ये समझना होगा कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती कहाँ से है। तो हिंदी साहित्य की जो शुरुआत होती है भैया, वो वास्तव में हम लेखन पद्धतियों से इसकी शुरुआत मानते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में हम लोग शुरू से आपको बता रहे हैं कि शुरुआत जो हिंदी साहित्य की होती है वो लेखन पद्धतियों से होती है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियां। हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियां, लेखन पद्धतियां, लेखन पद्धतियां। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य लेखन की कुल कितनी पद्धतियां हैं, तो हिंदी साहित्य लेखन के भैया कुल 4 पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो इसमें पहली जो लेखन पद्धति है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरी जो पद्धति है, दूसरी पद्धति है भैया कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति। इसमें जो तीसरी पद्धति है, तीसरी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। कौन सी पद्धति भैया? विधेयवादी पद्धति। और जो चौथी पद्धति है, चौथी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। क्या भैया? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। अब ये जो 4 पद्धतियां हैं, इन 4 पद्धतियों में हमें यह समझना होता है कि किस पद्धति को किस कवि ने अपनाया है, किस लेखक ने अपनाया है और किस साहित्य ग्रंथ का निर्माण किया है। तो इसमें जो वर्णानुक्रम पद्धति है, इस वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण जो किए हैं वो 2 लोगों ने किए हैं। कितने लोगों ने किए भैया? 2 लोगों ने किए। कौन कौन किए हैं? तो इस पद्धति का अनुसरण जो किए हैं भैया, वो किए हैं गार्शा द तासी। कौन? गार्शा द तासी। और दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर। कौन भैया? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। अर्थात इस वर्णानुक्रम पद्धति को 2 लोगों ने अपनाया। एक गार्शा द तासी ने अपनाया और दूसरे कौन अपनाए? शिव सिंह सेंगर ने अपनाया। 2 लोगों ने अपनाया। जो दूसरी पद्धति थी इसका नाम था कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को भी भैया 2 लोगों ने अपनाया। कितने लोगों ने? 2 लोगों ने अपनाया। कौन कौन थे? तो पहले थे जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन भैया? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनाया। और जो दूसरे थे उनका नाम था मिश्रबंधु। ये मिश्रबंधु लोगों ने अपनाया था। मिश्रबंधु। ठीक है।
और ये जो विधेयवादी पद्धति है, इस विधेयवादी पद्धति को किसने अपनाया? जो तीसरी पद्धति थी। तो इस विधेयवादी पद्धति के परिप्रेक्ष्य में आपको समझना होगा कि इसको केवल एक ही लोगों ने अपनाया था। किसने अपनाया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया था। किसने अपनाया था भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस विधेयवादी पद्धति को अपनाया किसने, अर्थात इसके अनुसरणकर्ता कौन है? कौन पूछे भैया? अनुसरणकर्ता। अनुसरणकर्ता। तो इसके जो अनुसरणकर्ता हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि ये जो विधेयवादी पद्धति है, इस विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? जनक, तो इसके भैया जनक माने जाते हैं तेन। कौन माने जाते हैं भैया? तेन माने जाते हैं, तेन, ठीक है। ये जो विधेयवादी पद्धति है, इस पद्धति की जो शब्दावली रही, कितनी शब्दावलियां रही? तो वास्तव में विधेयवादी के अंतर्गत जो प्रयोग की जाने वाली शब्दावली रही, शब्दावली, वो शब्दावली कितनी थी भैया? तो शब्दावली थी 3। कितनी थी? 3। कौन कौन सी थी? तो उसमें एक था जाति, एक था वातावरण और एक था क्षण विशेष। क्या भैया? क्षण विशेष। क्षण विशेष। कौन कौन सी शब्दावली थी भैया? तो जाति था, वातावरण था और क्षण विशेष था। 3 शब्दावलियों को इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। और जो चौथी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति, इस पद्धति को किसी ने नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया भाई? ये भी प्रश्न बन सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण आखिर किसी ने क्यों नहीं किया। तो इसके ना अपनाने का कारण जो था वो ये था कि वास्तव में जब हम वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए इतिहास लेखन का कार्य कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जो छूट जा रहे थे। उन तथ्यों के छूट जाने की वजह से इस वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किसी ने भी नहीं किया, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो चारों पद्धतियां हैं, इन चारों पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ पद्धति पूछे तो ये जो वर्णानुक्रम है इसे हम क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ पद्धति। सर्वश्रेष्ठ पद्धति। क्या भैया? सर्वश्रेष्ठ पद्धति। और अगर इसमें पूछ ले कि इसमें सर्वश्रेष्ठ पद्धति ये नहीं भी, सर्वश्रेष्ठ पद्धति ये सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति है। ये सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति, सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति, दोषपूर्ण पद्धति। और सर्वश्रेष्ठ जो पद्धति भैया वो सर्वश्रेष्ठ पद्धति विधेयवादी। यह है सर्वश्रेष्ठ पद्धति, सर्वश्रेष्ठ पद्धति, ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। यानी कि आपसे यदि पूछा जाए कि जो चारों पद्धतियां हैं, वर्णानुक्रम है, कालानुक्रम है, विधेयवादी है और वैज्ञानिक पद्धति है, इसमें सर्वाधिक दोषपूर्ण अगर पूछेगा, क्या पूछेगा? दोषपूर्ण। तो दोषपूर्ण जो पद्धति रही वो दोषपूर्ण पद्धति आपकी रही भैया वर्णानुक्रम पद्धति। ये सर्वाधिक दोषपूर्ण पद्धति है। और सर्वश्रेष्ठ पद्धति अगर पूछे कि इन चारों पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति जब आपसे पूछेगा भैया तो ये जो विधेयवादी पद्धति है, विधेयवादी पद्धति, इसको सर्वश्रेष्ठ पद्धति हम मानते हैं। जिसका अनुसरण किसने किया था? तो इसका अनुसरण किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया था, ठीक है। अब ध्यान से समझिए आप, यदि आपसे कह दिया जाए कि वास्तव में हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियां कितनी हैं, तो कितनी पद्धति आपको बतानी है? 4 पद्धति बतानी है। कितनी बतानी भैया? 4 बतानी। कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे वो चारों पद्धतियां हैं कौन कौन सी, तो पहला है वर्णानुक्रम, दूसरा है कालानुक्रम, तीसरा है विधेयवादी और चौथा है वैज्ञानिक पद्धति। कितनी पद्धतियां होगी भैया? 4 पद्धतियां हो गई। इन चारों में ये जो पहली पद्धति है जिसका नाम है वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति को अपनाया कितने लोगों ने? 2 लोगों ने अपनाया। कितने लोगों ने अपनाया? 2 लोगों ने अपनाया। पहले कौन? पहले गारसा द
तासी हैं, दूसरे कौन है, शिव सिंह सेंगर है। इन दोनों ही लोगों ने इस वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था अपने इतिहास ग्रंथों में। ठीक है, अब जो दूसरी पद्धति जिसका नाम है कालानुक्रम पद्धति, इस कालानुक्रम पद्धति को कितने लोगों ने अपनाया, तो 2 लोगों ने अपनाया। कितने लोगों ने अपनाया भैया, 2 लोगों ने अपनाया। पहले कौन थे, तो पहले थे जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन थे भैया, पहले थे जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने इस पद्धति को अपनाया। किस पद्धति को, इस कालानुक्रम पद्धति को। और दूसरे कौन थे, मिस्र बंधु थे, और मिस्र बंधु ने भी इस कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया था। ठीक है, अब ये जो तीसरी पद्धति है भैया, इस तीसरी पद्धति को हम कहते हैं विधेयवादी पद्धति। इसको कितने लोगों ने अपनाया, तो इसको 1 लोगों ने ही अपनाया। किसने अपनाया, तो इसको अपनाया यानी अनुसरण करता है इसके कौन माने जाते हैं भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। कौन भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। इसमें अगर पूछे कि ये जो विधेयवादी पद्धति है, इस पद्धति के जनक कौन है, जनक, तो इसके जनक माने जाते हैं तेन। कौन माने जाते भैया, तेन माने जाते, तेन। ठीक है, ये तेन महोदय हैं इस पद्धति के जनक। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जो विधेयवादी पद्धति है, इस पद्धति में कितनी शब्दावलियां प्रयोग में आती हैं, तो इसमें भैया शब्दावली जो प्रयोग में आती हैं, आती कितनी हैं, 3 शब्दावली। कौन कौन सी, तो एक भैया जाति है, एक वातावरण है, और एक क्या है, क्षण विशेष है। ठीक है, इसमें जो चौथी पद्धति और अंतिम पद्धति, उस पद्धति का नाम है वैज्ञानिक पद्धति, और इस पद्धति का अनुसरण किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, तो आप इसका पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम इसके आगे इसको पढ़ते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आप ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या समझना है कि हिंदी साहित्य लेखन के आधार स्तंभ कौन कौन से, अर्थात जब इतिहास ग्रंथ लिखा गया तो इतिहास ग्रंथ लिखते समय किन किन पुस्तकों को सहारे के रूप में रखा गया, आधारभूत इकाइयों के रूप में रखा गया, और उनके आधार पर भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए। तो अब आपको हेडिंग डालना है हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ। क्या लिखना भैया, हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ। कौन कौन से हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ रहे। ठीक है, तो आप लिखेंगे हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ। हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ, हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ, आधार स्तंभ। ठीक है, तो हिंदी साहित्य लेखन के जो आधार स्तंभ माने गए, उनमें जो पहली रचना मानी गई उसका नाम है भैया 84 वैष्णवन की वार्ता। क्या नाम भैया, 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता, की वार्ता। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता। जो दूसरी है, दूसरी कौन सी है, तो दूसरी भैया आती है 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता, 52 वैष्णवन की वार्ता, की वार्ता। ठीक है, वार्ता। इसमें जो तीसरी पुस्तक है, उस तीसरी पुस्तक का नाम भैया भक्तमाल है। क्या है, भक्तमाल। ठीक है, चौथी पुस्तक के रूप में जो आती है, चौथी पुस्तक के रूप में, वो चौथी पुस्तक के रूप में आती है रचना आपकी कालिदास, कालिदास हजारा। क्या है, कालिदास हजारा। और जो चौथी है, पांचवी है, वो पांचवी कौन सी है, तो पांचवी है बेड़ी माधव दास की रचना है मूल गोसाई चरित। क्या भैया, मूल गोसाई, मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित। ठीक है,
अब इसमें जो भैया ये जो 84 वैष्णवन की वार्ता है और जो 252 वैष्णवन की वार्ता है, ये दोनों ही रचना है किसकी? तो ये दोनों रचना है गोकुलनाथ की। किसकी भैया? गोकुलनाथ की रचना है, गोकुलनाथ की रचना। अच्छा, ये रचना ये टीजीटी स्तर पे भी पूछा गया है, पीजीटी स्तर पर भी पूछा जाता है। अच्छा, इंटरमीडिएट में भी ये रचनाएं कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है? आधार स्तंभ है, हिंदी साहित्य लेखन के क्या है? आधार स्तंभ है। इसमें जो भक्तमाल है, ये भक्तमाल रचना किसकी है भैया? तो ये भक्तमाल रचना है नाभादास की। किसकी? नाभादास। किसकी रचना है? नाभादास। किसकी रचना भैया? नाभादास की रचना है। किसकी रचना भैया? नाभादास की रचना है। इसमें जो चौथी रचना है, जैसे कालिदास हजारा कह रहे हैं, ये रचना किसकी है? तो ये जो कालिदास हजारा है, ये भैया कालिदास त्रिवेदी की रचना है। किसकी भैया? कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास त्रिवेदी की रचना है। इसमें जो चौथी रचना है, जिसे कहते हैं मूल गोसाई चरित, ये रचना किसकी है? तो ये रचना है बेड़ी माधव दास। किस रचना भैया? वेड़ी माधव दास की रचना है। बेड़ी माधव दास की रचना है, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको समझना है। महत्वपूर्ण बात क्या समझना है कि आपने इसके पहले क्या देखा? आपने इसके पहले यह देखा कि वास्तव में हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियां कितनी थी? कितनी पद्धतियां थी? 4 पद्धतियां थी। कितनी? 4 पद्धति थी। और अगर आगे आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ, अर्थात जो हिंदी साहित्य ग्रंथ लिखा गया, उसमें आधार स्तंभ के रूप में किन पुस्तकों को साक्ष्य के रूप में रखा गया था, तो ये जो 5 पुस्तकें आप देख पा रहे हैं, इन 5 पुस्तकों को ही हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा के अंतर्गत आधार स्तंभ के रूप में रखा गया था। पहला उसमें है 84 वैष्णवन की वार्ता, दूसरा है 252 वैष्णवन की वार्ता, और ये दोनों पुस्तकें हैं किसकी? गोकुलनाथ जी की है, ठीक है। और जो तीसरी रचना देख रहे हैं, जिसका नाम है भक्तमाल, ये भक्तमाल किसका है? तो ये भक्तमाल है नाभादास जी की रचना। किसकी भैया? नाभादास जी की रचना है, ठीक है। और ये चौथी रचना जिसके कह रहे हैं कालिदास हजारा, ये कालिदास हजारा लिखा किसने? कालिदास त्रिवेदी जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास त्रिवेदी जी ने लिखा है। और जो 5वीं रचना और अंतिम रचना जो आधार स्तंभ में रखी गई, वो रचना कौन सा है? मूल गोसाई चरित। रचना किसकी है? बेड़ी माधव दास जी की रचना है। तो अब इसके आगे के क्रम में क्या आता है? अब इसके आगे के क्रम में जो अगले वीडियो हम देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या? जो हिंदी साहित्य के ग्रंथ हैं, उनको क्रमवार अध्ययन करेंगे हम। पहला ग्रंथ कौन सा है, दूसरा ग्रंथ कौन सा है, तीसरा ग्रंथ कौन सा है, चौथा ग्रंथ कौन सा है, तो क्रमवार उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके जो सेकंड वीडियो होगी, सेकंड वीडियो हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन से इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके अगले दिन हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे इसके आगे की चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, शेष चीजें अगले दिन।